अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि दरमियान में रमज़ान आ गया था और उसके बाद काफ़ी बिज़ी था, टाइम नहीं मिला, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि इंडिया में आजकल क्योंकि इलेक्शन सीज़न चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है, वो देखते हैं और उस पर अपना रिव्यू देते हैं। ये है कि 2024 जो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात देखेंगे कि कितनी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, कितनी आबादी है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और उसके जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो देखते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दिल्ली के 27 साल के राहुल का सपना है कि एक सरकारी नौकरी हो, माँ बाप के लिए घर हो, बीवी के लिए जरूरी फैसिलिटीज और बच्चों की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में हो। किसका ख्वाब कुछ नहीं ऐसा ही होता। सपना दूर पटना में बैठी मेगा का भी है, जो चाहती है एक अच्छी नौकरी, फैमिली के लिए बेटर लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यह सपना सिर्फ राहुल या मेगा का ही नहीं, बल्कि रितेश, दिनेश, रिया, दिव्या और देश के हर उस यंगस्टर का है जो व्हाइट कॉलर जॉब्स की चाहत रखता है। ये यूथ ही है जो सरकार और देश का फ्यूचर डिसाइड करता है। आज जब देश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार है, तो ये यूथ ही है जो काफी हद तक डिसाइड करेगा कि देश को अगले 5 साल तक कौन चलाएगा। इंडियन यूथ के बारे में क्यों हम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? इलेक्शंस में क्या है उनकी अहमियत? किसको चुनेंगे वो अपना नेता? किस पे है यूथ को एतबार? क्या है उनके कंसर्न्स और कैसे लेते हैं वो पॉलिटिकल अपडेट्स? कितना बड़ा है ये लोकसभा का चुनाव और क्या इस बार पार्लियामेंट में यूथ रिप्रेजेंटेशन बेटर दिखेगा? सबसे पहले समझते हैं कि कितने बड़े हैं भारत के इलेक्शंस। भारत में अगले 82 दिन सियासी घमासान मचने वाला है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस दौरान 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़कर बाकी 543 मेंबर्स के लिए वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 जून को अनाउंस होगा, जिससे पता चलेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री 543 मेंबर्स हैं यानी पार्लियामेंट में। भारत जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, यहाँ पे कुल वोटर्स 99 करोड़ है। वोटर्स का ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर सभी यूरोपियन कंट्रीज की आबादी को जोड़ें तो भी इंडियन वोटर्स ज्यादा होंगे। ये इलेक्शन इतना बड़ा है कि 55 लाख ईवीएम, 10,50,000 पोलिंग स्टेशंस पर लगेंगी और 99 करोड़ वोटर्स ईवीएम इस्तेमाल हो रही है इलेक्शन में। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को 1.5 करोड़ पोलिंग स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। 1.5 करोड़ यानी उसमें फोर्स इस्तेमाल होगी इलेक्शन करवाने में। ये इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन होगा। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इस बार 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। ये 2020 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खर्च हुई रकम के बराबर है। लोकसभा चुनाव में 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार 1,20,000 करोड़ रुपए। भारत में फिलहाल 2660 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन यंगस्टर्स के लिए इनमें से कौन बेस्ट है? यंगस्टर्स, जो कि देश की कुल आबादी का 65% है। इनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है और इनमें से 50% तो 25 साल से भी कम है। इन्हें देश का फ्यूचर कहते हैं। जनरेशन जी यानी कि जेन जी, वो यंगस्टर्स जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। जेन जी टेक सेवी है, डिजिटली एक्टिव है और सोशली कॉन्शियस है। जरा सोचो कि जेन जी कितनी जरूरी है पॉलिटिक्स में। 2020 में यूएस इलेक्शंस में उन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े। लगभग 65% यंग वोटर्स ने जोए बिडेन को वोट दिया और इंडोनेशिया में इस साल फर्स्ट टाइम वोटर्स ने फॉर्मल जनरल प्रबावो सुबियांटो को जिता दिया। बात करें इंडिया की, तो यहाँ भी हर मुल्क की एक अहम चीज समझी जाती है। पॉलिटिक्स में भी आल्सो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 77% इंडियन यंगस्टर्स वोटिंग कल्चर को पसंद करते हैं। 41% पॉलिटिकली एक्टिव पार्टनर चाहते हैं। 46% पॉलिटिकल एफिलिएशन को इंपॉर्टेंट मानते हैं। 44% के लिए तो ओपन माइंडेडनेस इन पॉलिटिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के नौजवानों में पॉलिटिक्स जो है ना वो डेट नहीं करना चाहते, जो हाई लेवल पे होती है। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को सीरियसली ले रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार पार्लियामेंट में यूथ की रिप्रेजेंटेशन बेटर होगी? दोस्तों, पार्लियामेंट में फिलहाल यूथ रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 12%। मेजॉरिटी एमपीज 45 से 65 की एज के।
जेन-ज़ी क्लियर है, साडा हक इत्थे रख। वो पार्लियामेंट में यूथ रिप्रेजेंटेशन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाए जाने की भी डिमांड है। रिसेंटली हंच ने विमेन लीडर्स के पावर डायनामिक्स के बेस पे एक पोल किया। उसमें स्मृति ईरानी को तकरीबन 32% और ममता बनर्जी को 26% वोट मिले। निर्मला सीतारमण और द्रौपदी मुर्मू भी उसमें टॉप में रहे। अब एक सवाल ये है कि जेन ज़ी पॉलिटिकल अपडेट्स को ट्रैक कैसे करते हैं? इंडिया की नॉर्मली हमारे पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स जो पॉलिटिकल अपडेट्स थे ना, वो टीवी, न्यूज़पेपर या मैगजीन से हासिल करते थे। लेकिन मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्टेड रहने वाली ये जनरेशन जी आखिर पॉलिटिकल अपडेट्स कैसे लेती है, कैसे करंट अफेयर्स की जानकारी रखती है, अपनी पॉलिटिकल नॉलेज को अपग्रेड कैसे करती है? सिंपल जवाब है सोशल मीडिया। जेन ज़ी का इंटरेस्ट सिर्फ मीम्स और सेल्फीज तक सीमित नहीं है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 40% यंगस्टर्स इंस्टाग्राम से पॉलिटिकल अपडेट्स लेते हैं, 26% यूट्यूब से, 17% ट्विटर से और 12% फेसबुक से। ये है जेन ज़ी का पॉलिटिकल अपडेट्स ट्रैक करने का तरीका। इसी चीज को ध्यान में रखकर अब पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स भी डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं ताकि यूथ से कनेक्ट कर पाएं। प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट टाइम वोटर्स से इलेक्शन कैंपेन का इस दौर में सबसे बेहतरीन जरिया ना वो सोशल मीडिया। इसके अलावा पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, सब पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जनरल इलेक्शंस 2024 में यूथ इन्वॉल्वमेंट बढ़े। इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड एक्टर एंड यूथ आइकन आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। पर इस चुनाव के पर्व में एक ही काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आयुष्मान लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई कैंपेन शुरू करे हैं। टर्निंग 18 ये कैंपेन फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट करता है। ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाने और यंग फीमेल वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए। इसमें थीमेटिक ब्रांडिंग यानी कि बहुत एडवांस लेवल पे जाकर ना जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर्स और मीडिया की कोलैबोरेशन शामिल है। संकल्प हमारा टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। एक और कैंपेन है यू आर द वन। ये वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और पोलिंग स्टाफ को पहचान कर उनका सम्मान करता है। इसमें एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग और विजुअल्स होते हैं जो उनके योगदान को हाईलाइट करते हैं। बाकी कई इनिशिएटिव्स है जैसे चुनावी किस्सा, ये इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज के लिए। A to Z ऑफ इंडियन इलेक्शंस, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई, ये फेक न्यूज रोकने के लिए। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख ले, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। इलेक्शन कमीशन भी सोशल मीडिया प्रेजेंस और इंटरैक्टिव कंटेंट के साथ लोगों को चुनाव के लिए अवेयर कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यंगस्टर्स आखिर किसको अपना नेता चुनेंगे? इसके लिए एक सर्वे हुआ जिसके स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। 19% यंगस्टर्स उस पार्टी को पसंद करते हैं जिसकी नजर पब्लिक इश्यूज पर होती है। 15% किसी लीडर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। 10% फैमिली के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर उनकी फैमिली किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती है तो चांसेस है वो भी उस पार्टी को तकरीबन 14% देखते हैं कि पार्टी में कोई यंग कैंडिडेट है या नहीं। 10% अपनी कास्ट या कम्युनिटी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर कैंडिडेट उनकी कास्ट या कम्युनिटी से है तो वो उसको वोट देंगे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलें। 1950s और 1960s में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। यूथ को उनका करिश्मा और लार्जर देन लाइफ इमेज पसंद थी। लेकिन 1970s आते आते यूथ थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगा। पहले महंगाई, फिर बेरोजगारी, फिर इमरजेंसी। हुआ ये कि कांग्रेस को जस्ट 28% यंगस्टर्स ने ही वोट दिया। लेकिन 1990 में जब इंडियन इकोनॉमी खुली तो 32% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन दूसरी पार्टीज के लिए भी रास्ते खुले, जैसे कि बीजेपी। 2014 में 34% यूथ ने बीजेपी को वोट किया और फिर 2019 में 41%। 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत का जो एक्स फैक्टर है वो यंगस्टर्स ही थे। तो चाहे कांग्रेस जीती या बीजेपी, हर किसी के पीछे यंगस्टर्स का रोल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूथ के प्राइमरी कंसर्न्स क्या है। सोचो, हर साल लाखों यंगस्टर्स देश में जॉब्स की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनके हाथ क्या लगता है? परेशानी, नाउम्मीद। हमेशा से यूथ का प्राइमरी कंसर्न रहा है। अगर वो इलेक्शन में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स की बात करूं तो जॉब मार्केट लोग हैं वो उनका कोई साथ नहीं देते किसी शोबे में, ना मतलब उनके लिए कोई काम करते हैं, ना उन्हें जॉब्स वगैरह देते हैं। रिसेंटली लोक नीति CSDS ने 19 स्टेट्स के 10,000 यंग वोटर्स को लेकर एक सर्वे भी किया, जिसमें सामने आया कि 27% यंग वोटर्स को एम्प्लॉयमेंट की टेंशन है और 23% को बढ़ती कीमतों की। बढ़ती गरीबी भी एक बड़ा कंसर्न है। 18% यूथ मानता है कि पॉवर्टी काफी सीरियस इशू है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है,
तो ये एश्योर करना होगा कि कोई भी पीछे ना रुके, सबका विकास हो। यूथ की कंसर्न लिस्ट में इन्फ्लेशन भी है। महंगाई 13% यूथ का कंसर्न है, करप्शन 6% और बढ़ती हुई पॉपुलेशन 4%। ऐसे में किसी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि यूथ के लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो, नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च हो और स्मॉल बिजनेसेस प्रमोट किए जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, करप्शन खत्म हो, इन्फ्लेशन पर रोक लगे और आम हर बंदे की हर कंट्री में यही डिमांड होती है, लेकिन इनको पूरा करना फर्स्ट टाइम वोटर बहुत मुश्किल होता है किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए। वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर रजिस्ट्रेशन में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं लेते, वो रजिस्टर ही नहीं करवाते। ये देश के लिए बहुत ही नेगेटिव है। इसके अलावा एक और इशू है, वो है वोटर एपैथी, स्पेशली शहरों में। यंगस्टर्स पॉलिटिकली एक्टिव तो है, ओपिनियन तो रखते हैं, लेकिन क्या वो वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। इलेक्शन कमीशन इन इश्यूज पे स्ट्रांगली काम कर रहा है, नए नए इनिशिएटिव्स ले रहा है। इवन ईसीआई ऑफिशियल्स मॉल्स में, कैंपसेस में वोटर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यंग वोटर्स के लिए कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन यंग वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना अभी भी एक लंबी लड़ाई बना हुआ है। टाइम पर फॉर्म नंबर 6 भरा और कर लिया वोटर रजिस्ट्रेशन तत्काल। वोट किसको दें, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपने सुना होगा वर्ल्ड इज अ chaotic एंड ब्रूटल प्लेस। तो इस सच्चाई को अपनाओ और उसे वोट दो जो आपको बाकियों से बेहतर लगे। दूसरा, जो तुम्हारे कंसर्न्स की फिक्र करता हो। बहुत से इश्यूज हो सकते हैं आपके, लेकिन जॉब्स, प्रॉस्पेरिटी, नेशनल स्ट्रेंथ, पीस, पहचानो किसको तुम्हारे कंसर्न्स की फिक्र है, किसके मैनिफेस्टो एंड पॉलिसीज में आप अपना बेटर फ्यूचर देखते हो, कौन शॉर्ट टर्म नहीं देश के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहा है। तीसरा, पार्टीज की आइडियोलॉजीज भी समझो, पहचानो कौन से नेता तुम्हारे प्रायोरिटीज के करीब हैं और दूसरों से इफेक्टिव हैं। सिर्फ उनके बयान या उनके प्रोमिसेस पर ना जाओ, समझो कि वो सच में कैसी चीजें ला सकते हैं। और फोर्थ, थोड़ी मेहनत करो, कैंडिडेट्स को थोड़ा जानो। आप राय ले सकते हो। बहुत तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी सोच को समझना होता है ना, वो अगर बंदा समझे तो फिर उस बंदे को वोट देना चाहिए जिसकी सोच मुस्बत हो। क्या उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फायदेमंद साबित होगी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अपने इंपॉर्टेंट वोट को किसी को देने से पहले आप जरूर सोचो। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। 2008 में राजस्थान के इलेक्शंस में कांग्रेस से सीपी जोशी खड़े थे और सीएम की पोजीशन के लिए भी उनके चांसेस बहुत स्ट्रांग थे। इलेक्शन वाले दिन उनकी वाइफ और उनकी बेटी पोलिंग बूथ नहीं जाते और मंदिर जाते हैं जोशी की जीत की प्रार्थना करने। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या था? जोशी जी एक वोट से हार गए। अपनी ही बीवी और बेटी ने वोट किया होता तो वो जीत भी जाते और शायद सीएम भी बन जाते। ये है एक वोट की ताकत। और हम सबका एक एक वोट ही मिलाकर देश को आगे या पीछे लेके जाता है। आपका वोट आपकी ताकत है। वोट करना इलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट नहीं, आपकी ड्यूटी है। और अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वालों को कोई हक नहीं है कि वो दूसरों को सवाल करे। शायद आप सोचते होंगे कि मैं अकेला वोट ना भी दूं तो क्या ही हो जाएगा। इमेजिन करो अगर लाखों यंगस्टर्स ऐसे ही सोचने लगे। हरिया बेटा, वोट देने जाना है। मुझे किसी को वोट नहीं देना। पर क्यों? एक मेरे वोट करने से क्या ही फर्क पड़ेगा डैड? अगर किसी के मन में भी आ रहा हो कि उस दिन तो इलेक्शन की छुट्टी है, मूवी देखते हैं, आराम से घर में पड़े रहते हैं, कोई और काम निपटाते हैं, तो एक बार याद कर लेना कि देश का इतना पैसा, इतने लोग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सिक्योरिटी लग रही है आपके उस एक वोट के लिए। आपको तो सिर्फ कुछ मिनट निकालने हैं। गिर फॉरेस्ट में एक सिंगल वोटर के लिए पूरा बूथ बनता है और ऑफिशियल्स ड्यूटी पे रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पे 2 वोट के लिए पूरा सिस्टम बनता है। एक गलत लीडर सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, बल्कि आपके 15 सालों के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए सही लीडर हमें चुनना है, आपको चुनना है, सबको चुनना है। वो लीडर जो इंडिपेंडेंट थिंकर हो, ऑपोजिशन के साथ भी मिलकर काम करने को रेडी हो, जिसके पास काम से जुड़ा रेलेवेंट एक्सपीरियंस और डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो। गलतियां हैं लेकिन उन गलतियों से वो सीख रहा हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को वो गंभीरता से लेता हो, लोगों की आजादी को वो रिस्पेक्ट करता हो, ऑनेस्ट हो और स्ट्रॉन्ग पर्सनल एथिक्स हो, दूसरों के लिए कंपैशन हो और टॉलरेंस हो। अगर आप चाहते हो कि आपका और देश का फ्यूचर सेफ हाथों में हो तो अपने वोट की पावर को जरूर यूज करना। जितने भी यंगस्टर्स को आप जानते हो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, क्योंकि हर वोट मायने रखता है आपके और देश के बेटर फ्यूचर के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद। मतलब सारी एक वीडियो का टॉपिक ये है कि जो यूथ है वो सबसे बड़ी पावर है। किसी भी शोबे में, इलेक्शन में या कोई और भी चीज़ है, प्रोटेस्ट होते हैं,
उनमें यूथ का सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार होता है। अब आप देख सकते हैं 65% जो है यूथ वो इंडिया में रजिस्टर्ड है इलेक्शंस के लिए, जो वोट के लिए अहल है। तो अगर देखा जाए तो वो अगर इलेक्शन में अपना वोट देते हैं किसी भी पार्टी को तो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है कि कौन सी पार्टी जीतती है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप निकलें और वोट दें, अपने वोट को इस्तेमाल करें। बाकी मतलब जो चीज़ें होती हैं वो यही है कि अपनी पार्टी को आप पहचानें, किसको आपने वोट देना है, उसको उसकी बातों पे ना जाएं, वो देखें, ये देखें कि वो बंदा असल में करना क्या चाहता है और किस नज़रिए पे चल रहा है। उसके नज़रिए को समझें, जानें और फिर उस बंदे को वोट दें। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।